गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे पंचायत राज एवं नगर पालिका से संबंधित सारे प्रश्न जो 20 सालों में आए हुए हैं उसको वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे और कोई इफ़ बट ना दिमाग में चले। तो शुरुआत करते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? जो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज्य जो है वो संघ सूची में नहीं है और ना ही समवर्ती सूची में है, वो शुद्ध रूप से जो है राज्य सूची में है। राज्य सरकार की इच्छा पे है। राज्य सरकार चाहे तो इलेक्शन कराए, पंचायत चुनाए, और चाहे तो पंचायत चुनाव न कराए, वो राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो 11वीं अनुसूची में वर्णित है पंचायत के बारे में, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। देखिए, B.R. अम्बेडकर जो है ना वो ग्रामीण पंचायतों के फेवर में नहीं थे। वो जो गांव है, गांव को संकीर्णता, जातिवाद और सांप्रदायिकता से घिरा हुआ क्षेत्र मानते थे, इसलिए उनका विश्वास नहीं था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे। लेकिन गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायत हो, तो इस हिसाब से जो है ना बाद में गांधी जी के सपने के अनुसार से ग्राम पंचायत की फॉर्मेशन की गई। ये जो अम्बेडकर जी की जो सोच थी ना वो थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक थी, लेकिन बाकी लोग जो है ना, थोड़ा जैसे हम इंडियंस हैं, हम लोग क्या है बहुत आइडियलिस्टिक सोच रखते हैं, बहुत आदर्शवादी सोच रखते हैं। तो हमारी आदर्शवादी सोच का नतीजा है ग्राम पंचायत। चलिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैंने ऐसे ही बता दी आपको। मेंस आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट्स इसमें से मिल जाएंगे। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय करने किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है शुद्ध रूप से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 29 विषय जो है वो निर्धारित किए गए हैं ग्राम पंचायतों के लिए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं पंचायत चुनाव। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है पंचायतों को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ। शुरुआत कहाँ हुआ था? नागौर राजस्थान में। लेकिन सबसे पहली बार पूरे राज्य में कहाँ पंचायत चुनाव कराए गए, ये या तो इसी सेक्शंस में मिल जाएगा, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय की थी, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया, काम का नहीं था द्विस्तरीय। पंचायतों एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किए गए? तो देखिए, वर्ष 1993 में ये प्रावधान किए गए थे पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों को देख लेते हैं। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में, अशोक मेहता समिति बनी 1977 में, GV.K. राव समिति बनी 1985 में, LM सिंघवी समिति बनी 1986 में, संथानम समिति बनी 1962 में, सादिक अली समिति बनी 1964 में। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा दी गई थी? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को करारोपण की शक्ति दी गई? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषदों को करारोपण की शक्तियाँ दी गई। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकरण है। देखिए, इसमें ना कई सारी और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कई जगह पे लिखेगी कि परामर्शदात्री संस्था है या और चीज़ें हैं, लेकिन आप सोचिए देखिए कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो किस तरह का काम करती है।
तो प्रशासनिक काम करती है, ठीक है ना। तो बेसिक है, यही है। कई बार आपको और जगह कन्फ्यूजिंग उत्तर मिलेंगे, तो कोई नहीं, वो सब ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले जगह पे हम लोग सेपरेट क्लास लेके बता देंगे आपको। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के लिए, मतलब कितने अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। देखिए, वैसे तो 6 महीने के भीतर में निर्वाचन कराना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार न भी करवाए ना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं 11वीं अनुसूची को और 12वीं अनुसूची को। तो देखिए, 11वीं अनुसूची क्या बोलता है कि इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस सूची को 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को ले, 12th शेड्यूल को ले, इसमें नगर पालिका की शक्तियों व उत्तरदायित्व बताई गई है। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किस साल हुआ? तो ये हुआ 1992 में। दोनों किस चीज़ से संबंधित है? तो देखिए, एक संबंधित है, 11वां संबंधित है पंचायती राज से और 12वां संबंधित है नगर पालिका से। एक ग्राम पंचायत की बात करता है और एक शहरी क्षेत्र के प्रशासन की बात करता है। ये बेसिक है। ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं और शहरी में कितने हैं? तो 18 विषय हैं। चलिए, इससे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायत वाला जो मामला है वो अनुच्छेद 243(6) से लेके अनुच्छेद 243(6) में है। आर्टिकल 243G बोलेंगे इंग्लिश में। और ये जो शहरी नगर पालिका का जो मामला है वो अनुच्छेद 243(ब) में है। आर्टिकल 243W में इसको गिरेंगे। अब देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान सीट आरक्षित किए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं, है ना, PRI बोलते हैं अंग्रेजी में, शॉर्ट फॉर्म में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायतों के स्तर क्या हैं? संस्थाएं और राज्य, इसको देखेंगे। 1 स्तरीय ग्राम पंचायत है, 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है और 4 स्तरीय है, ठीक है ना। 4 स्तरीय ग्राम पंचायतें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 स्तरीय ग्राम पंचायत। तो 1 स्तरीय ग्राम पंचायत जो है ना, किस किस राज्य में है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में है। से मुखिया होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो 1 स्तरीय ग्राम पंचायत है, कहाँ पर है? तो केरल में, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और सिक्किम में। अब फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है हो सकता है कि भिन्न हो गई हो, क्योंकि वहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन लग गया है। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, 2 स्तरीय जो मतलब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को मिलाकर होता है 2 स्तरीय। तो यह है असम में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और हरियाणा में। 3 स्तरीय जो हो गया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यह है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में और राजस्थान में। देखिए, आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम है, पंचायती राज संस्थान है ना, वो बिहार में कैसा है? 3 स्तरीय है। इतना ही आपको ध्यान देना है। बाकी सभी राज्यों का ज़्यादा देखने का या घोटने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राम पंचायतें, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद, तो ये 4 स्तरीय पंचायत कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अब देखते हैं गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद हैं। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत है। बस इतना काफ़ी है। देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडलों को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है? तो ये किया केरल ने।
अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियां एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों टैक्सेस एंड फीस के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है नगरपालिका। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243I के अंतर्गत। नगरपालिका के 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, नगरपालिका 12 विषय पर बनाता है और पंचायत कितने विषय पे? अभी अभी मैंने बताया, रिकॉल कर लीजिए। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम यानी मनरेगा अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो यह ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो यह प्राप्त है आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित समितियां संविधानीकरण के बाद को देखते हैं। समिति का नाम, अध्यक्ष और वर्ष। पंचायती राज संस्थानों के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल। अध्यक्ष हैं ललित माथुर। वर्ष है 2001। न्यूनतम यानी ग्रास रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, ये वी रामचंद्रन है 2005 में। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, ये है श्रीमती राजवंत संधू 2008 में। डीआरडीए जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, ये है वी रामचंद्र 2010 में। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन यानी लीवरिंग की विशेष समिति, यह है मणिशंकर अय्यर 2012 में। बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंचायती राज से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है मेंस में, तो वहाँ पर ये चैप्टर महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अगर महत्वपूर्ण अगर समितियाँ अगर याद रहे तो उत्तर क्या है ना, थोड़ा सा देखने में बहुत अच्छा लगने लगता है और उत्तर से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए, यही बेसिक है, ज़्यादा डीप में घुसने की इसमें ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन इससे जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ये देख लेंगे। और दूसरा जो है सेट मैं भी लगा रहा हूँ 150 क्वेश्चंस का, उसको देख लेंगे, यहाँ से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा संविधान संशोधन। और आंसर राइटिंग चाहे तो जब इच्छा करे ज्वाइन कर लीजिए। मैक्सिमम लोग प्री के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं आंसर राइटिंग को, तो बहुत ही कम शुल्क है, क्योंकि आंसर राइटिंग में सिर्फ आपको आंसर राइटिंग कराया नहीं जाएगा, आपकी कैसी परफॉर्मेंस है ये आपको रेगुलर वे में बताया जाएगा। और हो सकता है कि लाइव क्लासेस तो होगी ही होगी, और कई तरीके से आपको जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। संविधान संशोधन है नेक्स्ट क्लास, उसमें देखते हैं।